मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स 01 की वीकली प्रैक्टिस 02। ये हमारी वीकली प्रैक्टिसेस का सेकंड एपिसोड है। हमने ऑलरेडी वीक 1 को कवर कर रखा था पिछले वीडियो में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम वीक 2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस असाइनमेंट, ग्रेडेड असाइनमेंट एज वेल एज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही साथ हम वीडियो के एंड में सारे ऑफिशियल क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके IIT-M की ऑफिशियल बुक में गिवन है स्टैट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जाके ये हमारी वीकली समरीज का प्लेलिस्ट है, आप इसको जाके चेकआउट करके आइए, क्योंकि इसमें हमने सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझा है, साथ ही साथ पूरी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नाम भले ही वीकली समरी लिखा है मैंने, बट मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वीकली समरी 02 अच्छे से आनी चाहिए, तो आप ये वाला वीडियो देख आइए। एंड अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इन वीकली समरी को देखने के बाद आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा क्वालिफायर्स का, क्विज 1, क्विज 2 एज वेल एज एंड टर्म्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट 01 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2 डाइस A एंड B वर टॉस्ड 20 एंड 10 टाइम्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 2 डाइस हैं। ठीक है, तो हम डाइस A एंड डाइस B बोल देते हैं। ठीक है, तो ये डाइस हमारे पास, एक को हमने 20 बार उछाला है और एक को 10 बार थ्रो किया है। ठीक है, थ्रो किया उछाला की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो रिजल्ट आए हैं वो लिखे हुए हैं, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि विच डाई हैज अ हायर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग 1। तो किसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 1 लाने की। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों की केस में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं 1 की। ठीक है, तो आपको पता होगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट। चलो अच्छी बात है, दोनों केसेस में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डाइस ए के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 1 की, तो देख लेते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, बस यही है। ठीक है, तो 3 बार आया तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 3 आउट ऑफ टोटल कितने टाइम हमने डाइस ए को क्रॉस किया था, 20 टाइम, तो ये उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब डाइस बी की देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 1 की उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 1 कितनी बार आया, 1 बार एंड 2 बार, 2 बार यहाँ पे आया, तो 2 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो 2 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऊपर अपॉन में टोटल, तो इसको 10 बार थ्रो किया था तो 2 नीचे आ गया। अब 3/20 हमारा होता है 0.15 एंड 2/10 होता है हमारे पास 0.2। ठीक है, 0.2 या फिर 0.20 आप बोल लो इसे। ठीक, तो इतना तो आपको दिख ही रहा है कि डाइस बी जो है वो कहीं ना कहीं बिगर वैल्यू है एज कम्पेयर टू डाइस ए की, तो डाइस बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो। अ स्टडी कंडक्टेड इन द लास्ट 10 ईयर। तो आखिरी 10 साल में यहाँ पे एक स्टडी कराई गई थी कि लोग कौन कौन से स्ट्रीम लेते हैं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उसका ये आउटकम लिखा हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हैव चूजन बायोलॉजी और पॉलिटिक्स। अब मेरे अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखे हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे और का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, बायोलॉजी के परसेंटेज कितने, तो कितने परसेंट लोगों ने बायो ली थी, देखो ये रहा बायो, ये लिया है आपके 10% लोगों ने। ठीक है, 10% लोगों ने, तो बायो लिया 10% लोगों ने, प्लस और का मतलब प्लस, और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी 10% लोगों ने लिया, तो 10 + 10 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20% डायरेक्ट आंसर आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन। अ पोल वाज कंडक्टेड बाय IMDb। तो आपको पता है कि IMDb एक क्या नाम है, वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मूवीज़ को रेट करते हो, उनकी रेटिंग देते हो। ठीक है, तो 200 मूवीज़ रिलीज हुई थी 2019 में। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ है वो सबसे अच्छे से ये वाली चीज़ को समझा पाएगा, दर्शा पाएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आपको पता है कि यहाँ पे रैंकिंग वगैरह की बात होती है, तो कहीं पे भी रैंकिंग, ऑर्डिनल डेटा वगैरह होता है, तो हम परेटो चार्ट को कहीं ना कहीं रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अगेन समरी अगर आपने देखी तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन करी हुई है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख के कुछ प्राप्त नहीं करोगे, आपको पहले समरी देखनी पड़ेगी, उससे सारे कंसेप्ट सीखने होंगे, देन आप ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर लोगे तो इसके बाद वीक 2 से कोई भी क्वेश्चन आए आपके किसी भी एग्जाम में आए, चाहे वो आपके क्वालिफायर्स में आए, चाहे क्विज में आए, चाहे फिर कोई भी एक्सटर्नल एग्जाम में आए, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड ईच ईयर बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हर साल बजट निकलता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। ओके, जनरली सब्सिडीज आर अनाउंस्ड टू बूस्ट द ग्रोथ ऑफ सेक्टर सच एज फूड, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर एंड अदर। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे चीज़ों पे, अलग अलग सेक्टर्स पे यहाँ पे कहीं ना कहीं सब्सिडीज मिलती हैं, छूट मिलती है। ठीक है, छूट कह लो या चार्जेस कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसका परसेंटेज का ग्राफ वगैरह, मतलब ये पाई चार्ट हमको दिया हुआ है अलग अलग यहाँ पे जो भी सेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि हमको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यहाँ पे कहीं ना कहीं लीजेंड है ही नहीं, देयर इज नो लीजेंड
द नेम एंड शेयर ऑफ ईच ग्रुप। हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा लीजेंड को मतलब एक बॉक्स सा बना रहता है जहाँ पे कहीं ना कहीं अलग अलग कलर मेंशन रहते हैं। जैसे ऐसे रेड कलर का ऐसे बना रहेगा कि रेड कलर वाला आपका पेट्रोलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सॉरी, रेड कह रहा हूँ, ब्लू कलर वाला आपका पेट्रोलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर वाला आप क्या लो कि फर्टिलाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। येलो कलर वाला आपका कोई और सेक्टर यूज कर रहा है, ठीक है। ओके, फूड वाला यूज कर रहा है। तो ऐसे लीजेंड बने होते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी लीजेंड हमको पता नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे कौन सा शेयर किसका है, इसलिए ये यहाँ पे एक बड़ा कंसर्न है एंड प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अ गारमेंट रिटेलर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट ऑन ऑल हिज प्रोडक्ट। तो एक गारमेंट रिटेलर है, ठीक है, तो वो अपना सारा हिसाब वगैरह रखता है। चलो, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years आर शोन। तो यहाँ पे पिछले 2 साल का यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है कि कितनी चीज़ों पे कितना प्रॉफिट मिला है, ठीक है। सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें सही स्टेटमेंट देखना है, तो देख लेते हैं। तो ये पाई चार्ट हमको गिवन है। अब इस पाई चार्ट में क्या कमी हो सकती है, मतलब ये सारे स्टेटमेंट हमें देखने हैं, ठीक है। पाई चार्ट इज मिसलीडिंग बिकॉज इट डिसऑबियस एरिया प्रिंसिपल। तो आपको पता होगा कि एक एरिया प्रिंसिपल होता है। तो एरिया प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना बड़ा एरिया रहेगा, मतलब जो नंबर रहता है उसी के अकॉर्डिंग उसका एरिया रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 35 का एरिया सबसे बड़ा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है, ठीक है। सबसे कम 10 वाले का एरिया होना चाहिए, सबसे कम इसका है। तो मतलब यहाँ पे ये सब तो ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। पाई चार्ट इज मिसलीडिंग बिकॉज प्रॉफिट हैज बिन राउंडेड ऑफ, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि प्रॉफिट यहाँ पे राउंड ऑफ हुआ है क्या, इसलिए ये एरर है। तो राउंड ऑफ एरर का मतलब होता है कि अगर आप इन सबको ऐड करोगे, तो आपको पता है कि पाई चार्ट में सबको ऐड करने पे 100% आना चाहिए, राइट। आप इन सबको ऐड करके देखो, ठीक है। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। 35 + 22 + 10, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। 35 हो गया, 22 हो गया, 10 हो गया, 16 एंड 19, 16 + 19। तो आप इनको ऐड करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि 102 आ रहा है, जबकि होना तो 100 चाहिए था, ठीक है। तो इसी वजह से जो पाई चार्ट है वो मिसलीडिंग है, ठीक है। मिसलीडिंग मतलब इसमें एरर है। चलो, which of the following measure of central tendency is applicable to the categorical variable with a nominal scale of measurement। तो आपको ये याद रखना है, ये फैक्चुअल डेटा है जो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉमिनल स्केल होता है वो हमेशा मोड के साथ काम करता है, ठीक है। मोड ही इकलौता है ऐसा आप कह सकते हैं कि सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो कहीं ना कहीं नॉमिनल को सपोर्ट करती है। चलो अगला देखते हैं। अ टोटल ऑफ 2000 केसेस ऑफ COVID-19 हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन 5 मई 2020 इन 5 की डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 2000 केसेस नोट करे गए थे। द प्रोपोर्शन आउट ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच केस इन डिस्ट्रिक्ट हैज बीन, ये मतलब ये टेबल दिया हुआ है। तो हमें बताना कि कितने केस रजिस्टर्ड हुए थे 5 मई को पुणे में। तो यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सबकी गिवन है, हमको पुणे की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है। तो ईजी, हम वही जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आपको पता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल, राइट। तो यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पुणे की देखनी है, तो पुणे की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 0.20। चलो अच्छी बात है, फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए ही, और टोटल हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 2000 केसेस है, तो हमने यहाँ पे 2000 लिखा। अब फ्रीक्वेंसीज अगर आप 2000 को उधर भेज दोगे तो यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.20 इंटू में 2000। आप ये करोगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 400, ठीक है। तो 400 इसका कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा। चलो ये आंसर हो गया। अब 8 देखते हैं। द एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शॉन, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की यहाँ पे एक ये चार्ट गिवन है, ठीक है, इसका चार्ट है। 50,000 वर स्पेंट ऑन शिपिंग। शिपिंग पे अगर 50,000 रुपये खर्च करे गए, तो शिपिंग आपको दिख रहा है ग्रीन वाला है, राइट। ओके, ग्रीन वाले की परसेंटेज 5% ही है बस। चलो ठीक है। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल कितना होगा, तो देखो टोटल में से जो 5% है वो 50,000 रुपये है, राइट। यही बोल रहा है ना मैं कि देखो टोटल में से 5% जो है वो कहीं ना कहीं शिपिंग को अलॉटेड है, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू हमको 50,000 इन्होंने खुद दे दी। तो टोटल का 5% इक्वल टू 50,000, राइट। अब देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टोटल इंटू में 5% का मतलब है 5/100 इक्वल टू 50,000, राइट। अब आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। तो देखो आप 5 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 10,000, एंड 2 जीरो को उधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे तो ये हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा ये, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 10 लाख इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये सब सारे क्वेश्चन ऐसे करने, लाइक अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आप कर सकते हो, वैसे तो मैं चाहूँगी आप सारे ही क्वेश्चन में एक बार ऐसे करो कि पहले खुद से ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। अगर नहीं हो रहा है देन आप वीडियो को कंटिन्यू करो, वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को खुद से पहले सोचो कि क्या आंसर इसका हो सकता है। इससे आपको बेनिफिट रहेगा एंड कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें इस बार देखना है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बार चार्ट इज बेटर टूल टू डिस्क्राइब द ग्रोस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए 2009 से 2010, हाँ कभी भी कोई टाइम पीरियड वगैरह रहता है, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं बार ग्राफ ग्रोथ जो रहता है वो बनाना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पाई चार्ट। पाई चार्ट का आपको पता है कि जब भी हमको शेयर, प्रपोर्शन, हिस्सा, एरिया ये सब गिवन रहता है, तो उस केस में जो पाई चार्ट होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं, ठीक है। चलो, तो मतलब ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं ट्रू फॉल्स लिख देता हूँ पहले, ठीक है। पाई चार्ट इज नॉट इफेक्टिव व्हेन वी हैव लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज। जब हमारे पास एक से ज़्यादा कैटेगरीज रहती हैं तो पाई चार्ट यूजफुल नहीं रहता, तो ये बात भी सही लिखी हुई है, ठीक है, कि जो पाई चार्ट रहता है वो कम कैटेगरीज के लिए ही अच्छा होता है, तो ये भी ट्रू है। परेटो चार्ट इज यूज्ड ओनली फॉर ऑरिजिनल डाटा, ये गलत स्टेटमेंट है। देखो, हमने पढ़ा है कि परेटो चार्ट को हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास ऑर्डिनल डेटा हो, ठीक है, तो देखो जब ऑर्डिनल डेटा होता है तो परेटो चार्ट का यूज जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनल के केस में ही परेटो चार्ट यूज करना है, परेटो चार्ट हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जहां जहां पे बार ग्राफ यूज कर सकते हैं वहां पे परेटो चार्ट भी यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। वैसे तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि सिंगल करेक्ट वाला है, फिर भी हम लास्ट एक बार पढ़ लेते हैं। बार चार्ट इज बेटर देन पाई चार्ट इफ वी हैव टू कंपेयर द एक्चुअल पॉइंट, ठीक है, तो अगेन ये वाला भी हमको कहीं ना कहीं ट्रू दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बी सी वाला हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि कंपेयर द एक्चुअल काउंट है, ठीक है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मैंने पाई चार्ट वाले में बताया था कि जब हमें कंपेयर करना रहता है, देखो पाई चार्ट में हमें जब कंपेयर करते हैं तो वो टू द होल करते हैं, ठीक है, टू द होल, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से हिस्सा वगैरह बताता है। कहीं पे भी आपको ये वाला टर्म दिखेगा ना, कंपेयर टू द होल, तो वहाँ पे आप पाई चार्ट को प्रेफरेंस दोगे, एंड यहाँ पे कंपेयर टू द एक्चुअल पॉइंट लिखा हुआ है, कहीं पे भी एक्चुअल पॉइंट लिखा रहेगा तो आप यहाँ पे बार चार्ट को ही प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ कि बार चार्ट को आप प्रेफरेंस दोगे कंपेरिजन के केस में जब ये टू द एक्चुअल काउंट हो, ठीक है, टू द एक्चुअल काउंट हो, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू है हमें ये देखना है। एरिया प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पाई चार्ट एंड नॉट फॉर द बार चार्ट, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये तो फॉल्स है क्योंकि जो एरिया प्रिंसिपल है वो तो हर जगह वैलिड रहता है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ कैटेगरीज लीड्स टू मिसलीडिंग ऑफ पाई चार्ट, हाँ जी ये सही है। देखो अगर हम राउंड अप कर देंगे, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, यही हमारा आंसर भी होगा। देखो अगर आपको पता है कि जो हम पाई चार्ट बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग परसेंटेज होती है। अब राउंड अप का मतलब क्या है, देखो मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे 50.1% लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लाइक 25% यहाँ पे एंड बाकी का रिमेनिंग 25% यहाँ पे, ठीक है, ये आप ऐसे लगा लो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हिसाब दे रखा है, हाँ। तो यहाँ पे अगर हम राउंड अप करेंगे तो ये 50% हो जाएगा, एंड उस केस में क्या होगा, हमारा ये जो ग्राफ है ये सही हो जाएगा, 50 + 25 + 25 यानी कि 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये राउंड ऑफ करने पे आए बट एक्चुअली तो राउंड ऑफ नहीं कर सकते ना हम ऐसे कैसे राउंड ऑफ कर देंगे, तो राउंड ऑफ करने से ये क्या होता, ये 101%, सॉरी 100.1% आता, राइट, अगर हम इन सबको ऐड करते बिना राउंड ऑफ करें, ठीक, तो इस केस में यहाँ पे क्या होता, एरर आ जाता, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम कभी भी राउंड ऑफ नहीं कर सकते, राउंड ऑफ करने से मिसलीडिंग ग्राफ बनता है, एरर आता है, ठीक है। आप इसको एज फैक्चुअल डेटा भी याद रख सकते हो कि जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे पाई चार्ट के अंदर तो कहीं ना कहीं उससे दिक्कतें पैदा होती है हमारे लिए, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कि ये बात सही लिखी हुई है, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं, चेंजिंग द रेडियस ऑफ द पाई चार्ट लीड्स टू लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हाँ तो बिल्कुल ये भी कहीं ना कहीं गलत बात है, ठीक है। देखो रेडियस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो फर्क कब पड़ेगा जब हम एरिया चेंज करेंगे, तो ठीक है, एरिया के बदलने से पाई चार्ट का डेटा में चेंज आता है, ना कि रेडियस से, ठीक है। चलो, ग्राफ विच वायलेट द एरिया प्रिंसिपल आर कॉल्ड ट्रंकेटेड ग्राफ, तो ऐसे ग्राफ जो कि कहीं ना कहीं एरिया जो मतलब एरिया प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते उनको हम ट्रंकेटेड ग्राफ कहते हैं, नहीं ट्रंकेटेड नहीं, हम उसको मिसलीडिंग ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ट्रंकेटेड ग्राफ हम उसको कहते हैं जहाँ पे हमारा बेस लाइन एरर होता है, ठीक है, बेस लाइन एरर वाले को कहते हैं। ओके, आई होप आपने ये सब हमारे समरी वाले वीडियो में देखा होगा और आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा, ठीक, याद नहीं आ रहा तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मोबाइल फोन बाय बल्किंग, बल्क में हम अगर हम मोबाइल फोन वगैरह खरीदे ताकि जो प्रॉफिट हो जाए वो बढ़ जाए, तो इसमें एक सेलर ने क्या करा, उसने सारे ब्रांड से डिसाइड करने के लिए उन्होंने सबका डेटा इकट्ठा किया और उन्होंने सारे डेटा की हेल्प से सोचा कि हम कैसे पता लगाएं कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा मोबाइल फोन है, वो कौन सा नंबर है वो बिकता है, ठीक है। ओके, तो डेफिनेटली अगर सबसे ज़्यादा अमाउंट की बात हो रही है तो मोड हो गया, आपको पता है कि मोड कहीं ना कहीं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, ठीक है। चलो
12th क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर कंडक्टेड अ स्टैट्स एग्जाम फॉर 100 मार्क्स। तो टीचर ने क्या करा, 100 मार्क्स का स्टैट्स का एग्जाम करवाया एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट आर प्लॉटेड इन दिस ग्राफ। ठीक है, तो इस ग्राफ में यहाँ पे इन्होंने प्लॉट किया। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये जो ग्राफ है ये एक मिसलीडिंग ग्राफ है, और है तो क्यों है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जीरो नहीं है। आपको पता है कि कोई भी अगर ग्राफ होता है, कोई भी बार चार्ट होता है, तो वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग बेस लाइन एरर है। और साथ में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैनिपुलेटेड वाई एक्सेस भी है। ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे 50 से 80 यानी कि 30 का गैप है। ठीक है, बट आप ये सोचो अगर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता तो यहाँ पे 50 का अंतर आता है ना। तो यहाँ 50 का अंतर है, यहाँ 30 का अंतर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनमें डिस्प्यूट है, ये अलग लगा रहे हैं, राइट। अगर ये 30 से स्टार्ट होता, फिर 60 पे जाता, फिर 90 पे जाता, तब ये सही रहता, मैनिपुलेटेड है, बाइक से वाला एरर नहीं रहता। बट यहाँ पे क्योंकि कहीं ना कहीं 0 से 50 यानी कि 50 का अंतर है, और फिर 50 से 80 यानी कि 30 का अंतर है, तो यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है। डिफरेंस हमेशा वाई एक्सिस में सेम होना चाहिए, ना कि अलग अलग। अब यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड वाई एक्सिस भी है। ओके, अब ये मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप लास्ट वाला भी आप मार्क करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बातें सही है। मिसिंग बेस लाइन भी है एंड साथ में मैनिपुलेटेड वाई एक्सिस भी है। चलो 13 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो 13th है, देखते हैं। टू डेटा सेट हैविंग द सेम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विल हैव द सेम विल ऑलवेज हैव द सेम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जहाँ अगर दो लोगों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। हाँ जी, सही बात है। देखो मान लो आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट जो है वो है 10। ठीक है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए की फ्रीक्वेंसी मैंने कह दी 3 है, और बी है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 है। अगर आप दोनों की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर नोट डाउन करोगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल, तो ये दोनों की वैल्यू कहीं ना कहीं सेम आएगी, 0.3। सही का, तो यहाँ पे ये वाला तो सही है। सेकंड वाले में इसी में कैन नॉट लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। चलो अगला देखते हैं। टू डेटा सेट हैविंग द सेम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही देखो वाइस वर्सा कह दिया, अगर दो लोगों की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। हाँ बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, ओके, यही एक बात को घुमा के बस बोला है। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले में टू डेटा सेट हैविंग द सेम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैन हैव द सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे कैन आएगा। ठीक है, देखो नीचे लास्ट वाला सही होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, ओके, तो ये भी आपका गलत हो जाए। चलो, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। ठीक है, कैन सेम सेम हो सकती है, अगर रेशियो सेम आ जाए तो सेम हो सकती है, बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर ए और डी हो जाएगा। आप इसको अभी के लिए फैक्चुअल डेटा के रूप में याद रख सकते हो। ठीक है, चलो 14th क्वेश्चन देखते हैं। द मंथली सेविंग इन 1000 फ्रॉम मंथ ऑफ जनवरी टू जुलाई। तो जनवरी से जुलाई तक का यहाँ पे डेटा हमको गिवन है, कितनी सेविंग्स वगैरह हुई है। ठीक है, अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें कौन सा ग्राफ सबसे एक्यूरेटली डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको मार्क करना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये पहला वाला जो ग्राफ है ये तो ग्राफ ही गलत है, क्योंकि ये 10 से स्टार्ट है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो छोटा लिखा हुआ है, बट आई होप आपको दिखे। यहाँ पे 10 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेस लाइन एरर है, और बेस लाइन एरर का मतलब ये ग्राफ हम ले ही नहीं सकते हैं। ये वाला ग्राफ सही है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड सारे डेटा भी मैच कर रहे हैं। देखो जनवरी में 20 आ रहा है, 30, फिर ये 22, फिर ये 28। ओके, अप्रैल में मैक्सिमम हो गया था 40, देन ये 34। ओके, फिर उसके बाद ये 18, देन 20। ठीक है, तो ये सारा डेटा सही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सही है। एंड ये वाला भी सही है क्योंकि इसमें भी बस वाई और एक्स एक्सिस तो इंटरचेंज करा है, बाकी वैल्यूज तो सेम है ना। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रही इसलिए मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। तो ये दोनों हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलो 15th क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे हमें सही स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। द रेशियो ऑफ टोटल फ्रिक्वेंसी टू द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 1। तो जो रेशियो रहता है टोटल फ्रिक्वेंसी का और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, वो हमेशा 1 के बराबर रहता है। तो डेफिनेटली मैं आपको बताया भी था कि सारे अगर फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही सेम बात इन्होंने बी में भी कही है। ठीक है, चलो ये भी सही है, बी भी सही है। द रेशियो ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इनटू टोटल कर देंगे तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगा। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, देखो फ्रिक्वेंसी का रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, और अच्छा सॉरी ऑब्जर्वेशन टू था, अच्छा ये डिवाइड में। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रिक्वेंसी यानी कि ऐसे डिवाइड में लिख देंगे तो ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के इक्वल आ जाएगा। हाँ ये भी सही है। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। ओके, अब देखो यहाँ पे इन्होंने लास्ट वाले में बोल दिया कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को अगर हम
टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। हाँ, ये भी आएगी। तो यहाँ पे चार ही ऑप्शन सही है, ठीक है, सारे के सारे सही है। चलो, पाई चार्ट इज यूज टू, पाई चार्ट को कब हम यूज करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमें कंपेरिजन करना होता है प्रोपोर्शन टू द होल से, ठीक है, एंड प्रोपोर्शन वगैरह कहीं पे भी दिखेगा तो भी हम इसमें करेंगे। एंड साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जब हमें डिवीजन वगैरह यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल वर्ड का जिक्र हो गया तो ये भी सही है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों सही होंगे। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड फॉर बोथ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी आपके पास नॉमिनल वर्ड दिखेगा तो वो मोड के लिए ही यूज होता है, ठीक है, ओके। ऑर्डिनल में हमारा मीडियन, मीन ये सब आ जाता है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं नंबर्स वगैरह का यूज होता है, जबकि नॉमिनल में सिर्फ और सिर्फ मोड यूज होगा, ठीक है। चलो 18 क्वेश्चन, इफ एन एनालिस्ट वांट्स टू रिप्रेजेंट द रेवेन्यू ऑफ वेरियस कंपनीज, तो अलग अलग कंपनीज का यहाँ पे एनालिस्ट क्या करना चाहता है, रेवेन्यू रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा ग्राफ यूज करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा हमें ये देखना है, ठीक है। तो अ पाई चार्ट विद स्लाइस फॉर ईच कंपनी एंड द विड्थ कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स रेवेन्यू। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपैरिजन वगैरह की कोई बात नहीं है, ठीक है, कंपैरिजन की नहीं है, रेशियो की नहीं है, प्रोपोर्शन की नहीं है, तो पाई चार्ट यूज करना यहाँ पे समझदारी वाली बात तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बार चार्ट को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये सही है, ओके। एक्स एक्सिस पे हम कंपनी का नाम लिख सकते हैं और वाई पे आप पैसे वगैरह लिख सकते हो, एंड इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो, तो ये वाला भी सही है, ठीक है। इसमें इन्होंने देखो बस वही सेम चीज करी है, बस एक्सिस को चेंज कर दिया है, ठीक है। बी भी सही है, सी भी सही है, ओके। अब ये लास्ट वाला, अब बार चार्ट विद मिनिमम रिवेन्यू ऐसा बेस लाइन, देखो बेस लाइन पे हमेशा जीरो होना चाहिए, मिनिमम वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बेस लाइन हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होनी चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत लिखा हुआ है। चलो, तो बी एंड सी इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, बी एंड सी। चलो अगला देखते हैं। मोड ऑफ द कैटेगोरिकल वेरिएबल इज, तो मोड क्या होता है, द लास्ट बार इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परेटो चार्ट। तो आपको पता है कि परेटो चार्ट जो होता है वो छोटे से बड़ा या तो बड़े बड़े से छोटा होता है, तो यहाँ पे क्योंकि असेंडिंग वाले की बात करी गई है तो छोटे से बड़े की बात करी गई है, इसका जो लास्ट बार होगा वो कहीं ना कहीं मोड को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मोड कहते हैं, तो ये सही है। द मिडल मोस्ट पार्ट इन परेटो चार्ट, ये गलत है, ठीक है। परेटो चार्ट के मिडल वाले से कभी भी आप मोड पता नहीं निकाल सकते हो। द लॉन्गेस्ट बार इन द बार चार्ट, हाँ ये सही है, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट बार चार्ट होता है, देखो जैसे बार ग्राफ है ये वाला, ठीक है, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट वाला होगा कहीं ना कहीं यही हमको मोड को डिनोट करेगा, राइट, सही, तो ये भी सही है। द वाइडेस्ट स्लाइस इन द पाई चार्ट, तो आपको पता है कि पाई चार्ट में अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो जो सबसे चौड़ा सेक्शन होगा, ठीक है, मान लो ये इसमें दो ही सेक्शन है, रेड वाला और ग्रीन वाला, तो आपको दिख रहा है कि जो ग्रीन वाला है वो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट है, तो यही कहीं ना कहीं हमको मोड को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी सही होगा। चलो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स इन स्टैट्स क्लास कंसिस्ट ऑफ 80 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कितने हैं, 80 बच्चे हैं। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 80 बच्चे हैं। तो कितने बच्चों को बी ग्रेड मिला है, तो बी ग्रेड कितने परसेंट लोगों का है, देखो बी यहाँ पे रेड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड वाले हमारे पास 32.5%, ठीक है, तो परसेंटेज है 32.5, तो 80 का 32.5% हमें निकालना है, राइट। 32.5% का मतलब डिवाइड बाई 100। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो 20 के टेबल से काटा तो 4/5, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 130 एंड नीचे 5/5, 5 से इसको कट डाउन करोगे तो ये आएगा 26, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या ट्रू, ठीक है, इज और आर ट्रू, तो कौन सा यहाँ पे ट्रू है हमें ये डिसाइड करना है। अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलोंगिंग टू द कैटेगरी, नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ना कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बार चार्ट आर बेटर देन पाई चार्ट विद कैटेगोरिकल वेरिएबल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ डेटा, सो हाँ लार्ज नंबर ऑफ डेटा रहता है तो हमेशा हम बार चार्ट को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। द एरिया प्रिंसिपल सेज द रिलेटिव साइज ऑफ अ बार शुड मैच द काउंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कैटेगरी टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हाँ ये भी सही बात है, ठीक है, और मैंने तो हो ही नहीं सकता, तो बी और सी इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो एरिया चार्ट यही कहता है कि जितना ज़्यादा काउंट है उतना ज़्यादा एरिया हमें दिखाना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मतलब दिखाना चाहिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट 02। प्रैक्टिस असाइनमेंट 01 हमने कर लिया है, अब दूसरा वाला असाइनमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा मैं पहले अलग पेज पे नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, देखो। तो यहाँ पे कहानी क्या दी हुई है, राजधानी ट्रेन है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली को कनेक्ट करती है स्टेट से अलग अलग, ठीक है, ओके, मतलब जो भी बड़े बड़े शहर है। तो राजधानी एक्सप्रेस जो है उसके अंदर मतलब उसका कुछ पहले कहानी बताइए कि यहाँ से यहाँ जा रही है, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे 3 टाइप के कोचेस हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी एंड थर्ड एसी, लिख लेते हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी एंड थर्ड एसी, ठीक है। चलो लिख लिया। अब फर्स्ट एसी यहाँ पे कितने हैं, एक फर्स्ट एसी है 1, 5 सेकंड एसी है, ठीक है, और 9 थर्ड एसी है, चलो लिख लिया, बहुत अच्छे। अब हर एसी के
हर यहाँ पे बोगी जो है, ठीक है, जितने भी ये कोचेस हैं, हर कोच के अंदर 18 बर्थ, 48 बर्थ और 64 बर्थ है तीनों में, मतलब रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पे फर्स्ट एसी में कितने 18 बर्थ हैं। ओके, मतलब हर डब्बे में 18 सीटें, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, ओके। और ये जो सेकंड एसी जो 5 बोगियां हैं, 5 जो डिब्बे हैं, ठीक है, इसके अंदर 48 बर्थ हैं। और यहाँ पे ये जो 9 थर्ड एसी वाले हैं, इसके अंदर 64 बर्थ हैं। ठीक है, बर्थ की स्पेलिंग वगैरह देख रहा हूँ बार बार, तो आप इसको माफ करना। ठीक है, अब देखो तो टोटल यहाँ पे कितने बर्थ हो गए। देखो एक बर्थ में 18 सीटें हैं, तो टोटल हो गए 1 × 18, यानी कि टोटल आपके पास 18 बर्थ हैं। 5 अलग अलग आपके पास यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ऐसे मान सकते हो डब्बे हैं। ठीक है, 5 अलग अलग डब्बे हैं और हर डब्बे में यहाँ पे क्या है 48 बर्थ है। ठीक है, तो आपके पास टोटल बर्थ कितने हो गए 5 × 48, यानी कि ये आपका हो जाएगा 240। ठीक है, सेम वे में आप 9 × 64 कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा 576। तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि टोटल आपके पास कितने बर्थ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल बर्थ निकल के आ जाएगा 18 + 240 + 576। आप ये ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 834। ठीक है, तो टोटल ट्रेन के अंदर इतने बर्थ है, इतनी सीटें आप मान सकते हो। ठीक है, अब कोई हमें पर्टिकुलर डे गिवन है, वहाँ पे बोला गया हमसे कि 10 फर्स्ट एसी, ठीक है, आधी सेकंड एसी। ठीक है, तो सेकंड एसी का आधी, तो देखो सेकंड एसी में कितने लोग थे 240, 240 का आधा, यानी कि 120 लोग आए थे। चलो, और थर्ड एसी में यहाँ पे 275 लोग आए थे। ठीक है, 275 लोग आए थे थर्ड एसी में। ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर दिन इतने लोग आए थे, इतनी सीटें फिल्ड हुई थी। ठीक है, ये हमारे पास फील्ड वाला डेटा है। तो टोटल कितनी सीटें फिल्ड थी, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो टोटल आपके पास 405 सीट जो थी वो फील्ड थी। चलो अच्छी बात है। अब हमने सारा डेटा को अच्छे से लिख लिया, अब हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बर्थ फील्ड इन द ट्रेन ऑन द गिवन डे। सो टोटल कितने परसेंट जो सीट्स थी वो फिल हो गई थी उस दिन। चलो अच्छी बात है, देखो तो 405 फिल हुई थी आउट ऑफ 834। ठीक है, तो 834 में से 405 फिल हुई थी, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटू में हम 100 कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 48.56। तो लगभग 48.5% सीट जो थी वो फिल हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका आंसर आ गया 48.56% सीट्स फिल हो गई थी। ओके, व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड एसी अमंग द टोटल बर्थ अनफिल्ड अमंग द, मतलब इन द गिवन डे। ठीक है, तो थर्ड एसी में कितनी सीट्स जो थी वो अनफिल्ड रह गई थी, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में बतानी है। चलो, तो थर्ड एसी में पहली बात तो टोटल सीट्स थी 576। ठीक है, 576 में से 275 फील्ड हुई थी, राइट। चलो, तो 275 फील्ड हुई थी, तो अगर यहाँ पे अनफील्ड में निकालना है तो इससे माइनस कर देंगे, तो इससे हमें क्या होगा अनफील्ड वाली पता चल जाएगी कि थर्ड एसी में अनफील्ड कितनी है, राइट। तो 576 में से 275 गए, 301 सीट्स ऐसी थी जो कहीं ना कहीं अनफील्ड थी। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा था थर्ड एसी में, तो 301 आउट ऑफ, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, अपॉन में टोटल भी करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे क्योंकि अनफील्ड वाले की हम बात करें तो टोटल कितनी अनफील्ड थी हमें ये भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अगर 405 फील्ड है तो अनफील्ड टोटल कितनी होगी 834 में से 405 आप घटा दो तो आपके पास अनफील्ड वाली निकल जाएगी। 834 टोटल सीट थी, उनमें से 405 फिल हुई थी, तो जो रिमेनिंग होगी वो डेफिनेटली आपकी अनफिल्ड वाली हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, चलो देख लेते हैं। तो आपके पास ये आंकड़ा निकल के आ जाएगा 429। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आपके पास अनफिल्ड वाला सारा हिसाब आ चुका है। ठीक है, ये आपके पास टोटल अनफिल्ड आ गया और वो फ्रीक्वेंसी आ गई है अनफिल्ड की। तो हमें चाहिए था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 301 और यहाँ पे टोटल गिवन है आपके पास 429। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास निकल के आएगा 0.701, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, वन सॉरी थोड़ा यहाँ पे गला खराब हो रहा है, तो आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ रही हो। ठीक है, तो 0.701 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.701। ओके, अच्छा, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूंगा इस वीडियो के एंड में, तो वो आपको ध्यान से सुनना है एंड वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एंड आप कह सकते हो एक तरह से खुशखबरी आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बर्थ फील्ड। अच्छा, तो जितनी बर्थ फील्ड हुई थी उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा एक और स्ट्रेस बना लेते हैं। तो कितनी यहाँ पे फील्ड हुई थी हमें उसका कहीं ना कहीं डेटा देखना है, राइट। चलो देखते हैं। तो देखो टोटल आपके पास जो फील्ड हुई थी वो अभी हमने पीछे निकाला था, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो सीट्स फील्ड हुई थी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो फील्ड थी वो 405 थी, ठीक है। तो टोटल 405 जो सीट्स थी वो फील्ड हुई थी। फर्स्ट एसी में टोटल कितनी फील्ड हुई थी? फर्स्ट एसी में 10 लोग आए थे तो फील्ड हुई थी, तो 10 आउट ऑफ 405 लोग आए थे। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इंटू में 100 करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड एसी में निकालोगे। सेकंड एसी में आए थे 120 लोग आए थे जो फील्ड करा था जिन्होंने, और टोटल आपके पास फील्ड थी 405, अगेन इंटू 100। ऐसे ही आप थर्ड एसी के लिए भी निकाल सकते हो कि 275 लोग आए थे जिन्होंने सीट फील्ड करी थी आउट ऑफ 405, ठीक है, टोटल फील्ड वालों का, इंटू 100। अब तीनों का आप जवाब निकाल सकते हो। देखो ये आपके पास निकल के आएगा 2.47%, ये आपके पास आएगा 29.6%, एंड ये आपके पास आएगा 67.9%। ये सारा कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर की हेल्प से करना है, ठीक है। मैंने भी कैलकुलेटर की हेल्प से करा है, आपको भी कैलकुलेटर की हेल्प से करना है। चलो अब देख लेते हैं। तो फर्स्ट एसी के साथ आपके पास 2.47 आना चाहिए, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एसी में यहाँ पे तो 2.2 है तो गलत है, यहाँ पे 1.9 है तो ये भी गलत है, यहाँ पे 2.5 है तो ये सही हो सकता है। देखो यहाँ पे इन्होंने इसको राउंड अप कर दिया 2.5 के लिए, ठीक है। तो ये 2.5 हो सकता है, तो ये सही है, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। थर्ड एसी यहाँ पे 67.9%, हाँ ये भी सही है। एंड जो आपका सेकंड एसी वो 29.6%, हाँ ये भी सही है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपको ध्यान से सारी चीज़ें समझनी होगी, ठीक है। तो इसको पहले मैं अगले पेज पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए। तो देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पोर्ट्स जर्सी ऑफ 45 प्लेयर। तो टोटल 45 प्लेयर्स थे, ठीक है। 45 प्लेयर्स के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जर्सी बनने वाली थी, तो दुकानदार के पास वो समझ लो एक तरह से गए, तो सारे प्लेयर्स थे, ठीक है, दो को छोड़ के, एक्सेप्ट टू, सारे प्लेयर्स ने अपना सही सही साइज बता दिया, ठीक है, कि उनको कौन सी शर्ट, कौन सी जो टी शर्ट वगैरह है वो मतलब आती है, ठीक है। तो 43 प्लेयर्स ने तो सही सही बता दिया, दो प्लेयर्स नहीं बता पाए। अब ये जो दो प्लेयर्स नहीं बता पाए इनका नाम इन्होंने क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी। चलो ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो साइज बताई है वो एक्सेल, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, इससे होता है, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अब ए और बी को पता ही नहीं कि उन्हें कौन सा साइज फिल होगा, ठीक है। चलो इन दोनों को नहीं पता कि इनको कौन सा साइज आएगा। अब हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा एज पर द क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या 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 कहा गया है, इफ प्लेयर ए नोज दैट मोस्ट ऑफ द प्लेयर हैव सिमिलर फिजिक टू हिम। अब प्लेयर ए की कहानी बताई गई है कि प्लेयर ए को पता है कि ज्यादातर जो लोग हैं उनके जैसे ही उनकी उसकी फिजिक है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग मतलब कहीं कहीं मोड वाली बात हो रही है कि जो मोड होगा वही इसका भी होगा, राइट। तो इसको कौन सी जर्सी ऑर्डर करनी चाहिए, तो देख लेते हैं। साइज एम ये ऑर्डर करेगा अगर जो मोड है वो एम है, ठीक है, मतलब साइज एम जर्सी इफ इट इज द मोड, तो हाँ ये सही है, जो मोड होगा वही जर्सी मंगा लेगा। अगर स्मॉल मोड है तो स्मॉल मंगा लेगा, ठीक है। अब देखो सी और डी ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये हमें जानना है, ठीक है। अब देखो मीडियन की बात हुई है, आपको पता है कि कभी भी हम मीडियन को निकालते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद निकालते हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास एक नॉमिनल डेटा है, नॉमिनल मतलब ऑर्डिनल भी है नॉमिनल भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का महत्व है। तो आपको पता है कि अगर हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सारे स्मॉल वाले पहले आएंगे, ठीक है, जितने भी लोगों ने लिया होगा, फिर मीडियम वाले आएंगे, फिर लास्ट में लार्ज वाले आएंगे, राइट। सही का, अगर हम इनको एक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो ओके। अब देखो ये साइज, अब कौन सी जर्सी मंगाएगी अगर जो मीडियन है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि टोटल ये 45 लोग हैं, राइट। चलो 45 को हटाओ, 43 मान लेते क्योंकि 43 लोगों को साइज पता था। 43 का जो मीडियन होगा वो या तो 22 होगा या तो 23 होगा, आपको निकालना आता है, मतलब जो भी 22nd या 23rd प्लेस पे होगा, राइट। हाँ, अब आप खुद सोचो कि जो भी 22 या 23 प्लेस पे होगा अगर वो स्मॉल है, ठीक है, अगर स्मॉल होगा, अगर स्मॉल 22nd पे या 23rd प्लेस पे आ रहा है तो मतलब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक सारे के सारे स्मॉल होंगे, है ना, क्योंकि ये सारे एक सेम ऑर्डर में फॉलो करते हैं ना। अब 23 अगर स्मॉल है, अब खुद सोचो आप कि 43 में से अगर 23 स्मॉल है तो डेफिनेटली ये मोड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, सबसे ज्यादा यही होगा, क्योंकि बाकी रिमेनिंग में से तो आपका मीडियम और लार्ज वाले होंगे, वो कभी भी इसकी बराबरी कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको घुमा के बोल रहा है कि इस वाले केस में अगर ये स्मॉल वाला केस है तो
जैसे ये बोला गया ना साइज एस जर्सी ये लेगा क्योंकि अगर मीडियम है, अगर मीडियम हमारा स्मॉल है तो डेफिनेटली ये मॉड भी होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीडियम वाला गलत हो जाएगा क्योंकि मीडियम वाला पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको हमने काट दिया, ये पॉसिबल नहीं है। कंसेप्चुअल है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आराम से रिवाइंड करके एक बार देखो। तब भी अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका वहाँ पे जवाब दे दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आप इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो, कंसेप्चुअल है, ठीक है, दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं वही एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देख हमने यहाँ पे जितने भी जर्सीज हैं 43 जर्सी जिन जिन लोगों को पता है, हमने उनको ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अगर ये जो मीडियन है वो स्मॉल है, देखो स्मॉल कब हो सकता है, जब स्टार्टिंग से लेके 22nd या 23rd पेज तक स्मॉल जर्सी आ जाए तभी स्मॉल हमारा मीडियन में आएगा। अगर हमारा मीडियन स्मॉल आ रहा है तो 23 लोग जो स्टार्टिंग के होंगे वो मीडियन वाले होंगे, राइट। अब अगर 43 आउट ऑफ 23 लोग जो है 23 जो जर्सीज है वो स्मॉल है तो डेफिनेटली वो मॉड भी है, क्योंकि भाई 43 में से 23 अगर स्मॉल है तो डेफिनेटली वो मॉड हो गई ना, सबसे ज़्यादा हो गई। बाकी के जो रिमेनिंग 20 लोग हैं उनके अंदर आपका मीडियम वाला और लार्ज वाला आ सकता है। अब ये कभी भी इसकी बराबरी 23 की बराबरी थोड़ी ना कर सकते हैं, सही कहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये हमारा स्मॉल जर्सी मंगाएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। ओके, अब यहाँ पे बी पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, मतलब अब बी वाले के लिए उन्होंने क्या कहा है, द 43 चोजन जर्सी साइज आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इन्होंने अरेंज कर दिया। इफ प्लेयर बी नो दैट हिज जर्सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ प्लेयर विद द 22nd जर्सी, तो देखो वही बात आ गई कि अगर बी को इस बार क्या पता है कि उसका जो साइज है उसकी जो फिजिक्स है वो 22nd रैंक पे जो रखी हुई है जर्सी उसके वजह से है, मतलब यहाँ पे मीडियन की बात हो रही है, ठीक। तो देखो जो भी मीडियन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो यानी कि ये और ये, ठीक है, मीडियन एंड मीडियन, ठीक है। अगर हमारा स्मॉल मीडियन है तो स्मॉल आंसर हो जाएगा और मीडियम मीडियन है तो मीडियम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये भी हो गया, मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, सी एंड डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेयर ए एंड बी हैव आइडेंटिफाइड देयर प्रेफर्ड जर्सी, ठीक है। ए और बी ने जो जर्सी लिया वो सेम है, इस बार इन्होंने दोनों की जर्सी सेम कर दिया, ठीक है, कि दोनों ने सेम जर्सी ली है। अब प्रीवियस क्वेश्चन की जो डिटेल्स है उनके बेसिस पे हमें बताना है कि यहाँ पे मोड पे क्या असर पड़ेगा। अब ए और बी ने अगर सेम जर्सी ली है तो अब आप एक बात बताओ, जो जर्सी ए ने ली वही बी ने भी ली, तो क्या मोड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मोड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक जर्सी से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मोड पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जो मोड वाली बात कही गई थी वो हमने साइज ए मतलब प्लेयर ए के रिस्पेक्ट में कही थी, ठीक है। तो जो प्लेयर ए है उसके इक्वल हो सकती है, यहाँ पे नॉट इक्वल कहा गया तो ये तो गलत है, ठीक है, इक्वल हो सकती है, ओके। बी के इक्वल नहीं होगी, हाँ ये सही है, बी के इक्वल नहीं होगी बट ए के इक्वल होगी, ठीक है। हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते तो ये भी गलत है, हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ए के बारे में बात हुई थी, हाँ भाई मोड से रिलेटेड इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था पिछले क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं ए के इक्वल हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ए के इक्वल तो नहीं कहा इन्होंने, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में कहीं ना कहीं इसी बात को घुमा के बोला है कि बी के इक्वल नहीं होगा मोड। अब बी के इक्वल नहीं होगा तो डेफिनेटली ए के इक्वल होगा, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मीडियम के बारे में बात करी गई है, तो मीडियम आपको पता है कि बी के रिस्पेक्ट में हमने कहा था, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे भी हमारा ए तो नहीं होगा क्योंकि मीडियम पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लास्ट वाला भी नहीं होगा क्योंकि डिटरमाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो द मीडियन इज नॉट नेसेसरी इक्वल टू द जर्सी प्लेयर ऑफ ए, तो हाँ ये सही है, ठीक है, कभी भी ए के बराबर नहीं होगी। अब ए के बराबर नहीं होगी मतलब बी के बराबर होगी, वही एक ही बात है, ठीक है। बी के रिस्पेक्ट में हमें आंसर देना है, ओके। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा एंड लास्ट ये जो थर्ड वाला है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने कहा कि इक्वल नहीं होगी बी के, अरे भाई बी के इक्वल होगी क्योंकि बी के बारे में तो हमने सारी बातें करी थी मीडियम की, ओके। काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन ने आपका सर घुमा दिया होगा, कन्फ्यूज़ कर दिया होगा। मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश करी है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। बाकी मैं अगेन कह रहा हूँ कि कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई शर्माने की बात नहीं है, सबको कन्फ्यूजन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सारे क्वेश्चंस को सारे अभी पूरा वीडियो को अच्छे से देखो, इस क्वेश्चन को एक दो बार रिवाइंड करके भी देख लो, समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आगे के क्वेश्चंस कर लो। सारे क्वेश्चंस करने के बाद एक बार फिर से वापस रिपीट करो इस वीडियो मतलब इस पॉइंट ऑफ वीडियो को, समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जवाब मतलब पूछ लेना डाउट अपना, तो मैं वहाँ पे आपका सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा जाता है। इंडिया इज होम टू सेवरल 100 लैंग्वेजेस, ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। 23 ऑफिशियल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे
रिकॉग्नाइज कर रखा है 23 लैंग्वेजेस को। हिंदी और इंग्लिश को यहाँ पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करा जाता है और बाकी लैंग्वेजेस यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमसे कहा गया है कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन का जवाब दो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर फॉर द्रविडियन लैंग्वेजेस। तो आपको पता होगा कि जो द्रविडियन लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं आपकी साउथ इंडिया की लैंग्वेज को डिनोट करता है। ठीक है, पहले साउथ इंडिया को द्रविड़ रीजन भी कहा जाता था। तो देखो, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु, इनका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है मैं। ठीक है, तो देखो हम इनका परसेंटेज देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो तो प्लीज थोड़ा माफ करना। ठीक है, देखो कन्नड़ा का यहाँ पे परसेंटेज कितना है तो देख लेते हैं। कन्नड़ा का यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही तो प्लीज सॉरी। ठीक है, कन्नड़ कहते हैं कि कन्नड़ा मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो 3.61 इसका परसेंटेज है। चलो अच्छी बात है। मलयालम का यहाँ पे 2.88% है, लिख लिया। ओके, तमिल का आपके पास यहाँ पे कितना है, ठीक है, देखो ये हो गया, तमिल और तेलुगु ये रहने दोनों 5.70 और 6.70। ओके, तो आपके पास यहाँ पे टोटल इन सबका ऐड करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, आप इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 18.89%। अब देखो इंडिया की अगर टोटल परसेंटेज की बात करी जाए तो आपको पता है परसेंटेज का हिसाब है ना, परसेंटेज का मीनिंग ये रहता है कि अगर आपके पास 100 लोग हैं टोटल, तो 100 में से 18.89 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ये लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो आप इसको एज अ फ्रीक्वेंसी ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए थी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 18.89 और टोटल हमने यहाँ पे 100 ले लिया एज पर परसेंटेज। तो इसका आंसर आ चुका है 0.1889। तो 4 डेसिमल तक आपको आंसर निकालने के लिए कहा था, इसलिए हमने 0.1889 का है। ठीक है, चलो व्हाट इज द परेटो चार्ट ऑफ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो इनमें से कौन सा सही है, तो डेफिनेटली ये तो परेटो चार्ट ही नहीं है एंड ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं है प्रॉपर। अब इन दोनों में से सही कौन सा है, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, ना कि बंगाली। ठीक है, देख लेते एक बार फिर भी। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि हिंदी का जो परसेंटेज है 43.63% है, राइट। ये देखो ये दिख रहा है ना 43.63% है हिंदी। तो यानी कि हिंदी को सबसे ऊपर रहना चाहिए था, ना कि बंगाली को। तो यानी कि ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये भी गलत है एंड ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका सही है। तो 10th क्वेश्चन में हमारे पास है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डेटा सेट। तो ये जो डेटा हमारे पास गिवन था, ये जो टेबल था लैंग्वेजेस वाला, यहाँ पे हमसे मीडियन पूछ रहा है। तो आप इसका मीडियन नहीं बता सकते, मीडियन अनडिफाइंड रहेगा। क्यों, क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज को आप अरेंज नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि मीडियन निकालने के लिए आपको डेटा को क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है। बट यहाँ पे आप असेंडिंग ऑर्डर में किस बेसिस पे अरेंज करोगे, यहाँ पे तो परसेंटेज में गिवन है एंड ये अलग अलग लैंग्वेजेस मतलब जितने स्पीकर सही है, हर स्पीकर को आपको अरेंज करना पड़ेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए इस डेटा का मीडियन हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर मैंने तो मैच अवार्ड मिलता है बहुत अच्छा परफॉर्म करने पे। ठीक है, हमें पता है। ओके, अब यहाँ पे मैं ये टेबल गिवन है, इसकी टेबल के बेसिस पे डेटा पूछ मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये जो टेबल आपके पास गिवन है मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया करे तो सबसे पहले आप एक ऐसा डेटा देखा करो जिसके अंदर दोनों वैल्यू गिवन हो, फ्रीक्वेंसी भी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। तो देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 0.152, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 76 एंड टोटल आपको निकालना है। तो अब आप टोटल निकाल सकते हो 76 अपॉन 0.152 की हेल्प से। तो आपके जब ये करोगे तो आपके पास टोटल निकल के आएगा 500। चलो अच्छी बात है। अब ये अगर 500 है तो आप इसकी हेल्प से प्लेयर 4 का परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। लेट अस अज्यूम कि ये एक्स है। ठीक है, तो अब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। देखो यही फॉर्मूला हम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी एक्स है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 0.114 है एंड टोटल अभी आपने निकाला है 500। ठीक है, तो देखो अब आपको एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू 500 को उधर भेज दोगे तो 0.114 इंटू 500 आप करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 57। ठीक है, तो यानी कि इस वाले का आंसर आपके पास 57 है एंड प्लेयर 2 क्या जीतेगा, तो अब ये स्पेस खाली आप इसको वाई बोल दो। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी आपने निकाली 57, राइट। अब देखो आपको पता है कि ये जो इन सबको ऐड करने पे टोटल आपका 500 आएगा। ठीक है, जब आप इन सबको ऐड करोगे, ठीक है, अब एक्स की जगह मैंने यहाँ पे 57 लिख दिया, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपके पास ये निकल कर आएगा 481। ठीक है, प्लस वाई, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए थी, 500 ही, क्योंकि टोटल आपका 500 था। अब यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो 500 माइनस 481 यानी कि 19। तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 2400 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है जिसमें उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि कितने % लोगों को कौन सा ब्राउजर पसंद है या कौन सा ब्राउजर वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो
पहले क्वेश्चन देखते 13th क्वेश्चन मतलब। तो यहाँ पे मोड क्या है, तो मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो एक गूगल क्रोम हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट मैच करना है, तो आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे गूगल क्रोम है, ठीक है। तो गूगल क्रोम 50% होना चाहिए, तो यहाँ पे चारों में ही 50% गूगल क्रोम है। अगला देखते हैं 20.8% आपका सफारी होना चाहिए, तो 20.8% ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इनमें 12.5 दिया हुआ है। यहाँ पे सफारी 20.8 है, यहाँ पे 20.8 है, तो यहाँ पे मोजिला दिया हुआ है 20.8, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला आपका 12.5% होना चाहिए मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। तो मोजिला फायरफॉक्स आपका देखो रिमेनिंग ऑप्शन में चेक करते हैं, तो इसमें आपका मोजिला फायरफॉक्स जो है वो 12.5 है, जबकि इसमें आपका मोजिला फायरफॉक्स 6% है, तो ये तो गलत हो गया। तो ये आपका रिमेनिंग बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूजेस गूगल क्रोम फॉर ब्राउजिंग, तो कितने लोग हैं वो यूज करते हैं गूगल क्रोम को। तो देख, आपके पास टोटल थे 2400 लोग, ठीक है, यहाँ पे गिवन है 24 लोगों का डेटा था। इसमें से 50% जो लोग हैं, 50% जो लोग हैं वो गूगल क्रोम यूज करते हैं। 2400 का 50% मतलब 2400 का आधा 1200 सीधे आंसर आ गया, ठीक है। ओके, बाकी ये निकला कैसे देखो, 1200, 50% को आप ऐसे बोल सकते हो 50/100। अब इसको काटोगे तो 1/2, 2 से इसको काटोगे तो 1200, ठीक है, ऐसे आएगा। तो 1200 इसका आंसर आया, हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बच्चों से पूछा गया है एंड उसको नोट डाउन करा गया है। तो ट्रू और फॉल्स यहाँ पे देख लेते कितनी बार है। तो आपके पास ट्रू कितनी बार आया, फॉल्स कितनी बार आया, देखते हैं। तो ट्रू आया है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार ट्रू आया है, और जो रिमेनिंग है वो आपका फॉल्स होगा। तो फॉल्स देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार आपका फॉल्स आया यहाँ पे, ठीक है। तो 8 बार ट्रू और 6 बार फॉल्स, तो यहाँ पे मोड क्या होगा, मोड जो ज्यादा बार आता है उसको कहते हैं, तो ट्रू हो जाएगा यहाँ पे मोड, ठीक है। ओके, मीडियन के बारे में आप क्या कहोगे, मीडियन के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको अरेंज ही नहीं कर सकते ना असेंडिंग ऑर्डर में। आप कैसे करोगे, आपको क्या पता कि आपको ट्रू को पहले रखना है या फॉल्स को पहले रखना है जब आप अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इस टाइप के डेटा के लिए मीडियन अवेलेबल ही नहीं होता। चलो, कंसिडर अ फैक्ट्री वेयर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नेमली ए एंड बी आर प्रोड्यूस, तो एक फैक्ट्री जहाँ पे ए और बी नाम की चीजें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। 4 स्टेजेस के थ्रू ये मतलब जाती हैं, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिटिंग, ठीक है। तो आपके पास 100 ऑब्जेक्ट हैं टाइप ए के, ठीक है, तो लिख देते हैं। ए के लिए आपके पास 100 लोग हैं एंड बी के लिए आपके पास 200 लोग हैं, ठीक है, लिख लिया, अच्छी बात है। और यहाँ पे हमें चारों के लिए डेटा वगैरह अलग अलग गिवन है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि एक तरह से टोटल गिवन है, ठीक है। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप बी दैट इज इन ड्रिलिंग स्टेज ऑफ इन टाइम, ठीक है। तो ड्रिलिंग स्टेज में यहाँ पे बी के अंदर कितने लोग हैं, तो देखो टाइप बी में ड्रिलिंग के अंदर आपके पास 0.25 लोग हैं आउट ऑफ 200, ठीक है। तो देख लेते हैं, 200 में से 0.25 जो लोग हैं वो इस स्टेज में, तो आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा। तो 200 को 0.25 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास निकल के आएगा ये आ, आ, देख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 50, ठीक है। तो 50 आंसर आ गया। अगला देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इन ग्राइंडिंग स्टेज में है, ठीक है। टोटल नंबर है तो दोनों में से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ग्राइंडिंग है वो 0.15 है, ठीक है। 0.15 100 में से 20 में 100 भी कर दिया, और यहाँ पे ग्राइंडिंग है 0.10 200 में से, ठीक है। 0.10 200 में से ये करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो 15 इसमें से आया, 20 इसमें से आया, ओवरऑल आप जाती है 35 आ गया, ठीक है। चलो डायरेक्ट, वॉट प्रोपोर्शन परसेंटेज टाइप ए एंड बी में वेल्डिंग स्टेज में कितने परसेंट लोग हैं, ठीक है। तो ये भी सेम वैसे हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने ये वाला करा है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वेल्डिंग में यहाँ पे 0.25 है, ठीक है। तो 0.25 100 में से, और यहाँ पे वेल्डिंग में 0.45 है 200 में से, ठीक हो गया। देखो आप 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, 45 को 200 से करोगे तो मतलब 0.45 को, तो ये आपका 90 आ जाएगा। ओवरऑल ये आपका रहा है 115। अब ये हमसे परसेंटेज में पूछा है टोटल के, तो 115 टोटल यहाँ पे आपके पास देखो 100 ये थे, 200 ये थे, तो टोटल आपके पास 300 थे। 300 में से 115 कितना परसेंट आएगा ये हमें निकालना है। तो इंटू में 100 कर दोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कटिंग वगैरह करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 38.3%, ठीक है। ओके, 38.34 आएगा, वैसे आप 30 मतलब 2 डेसिमल में इसको कर लेना, ठीक है। चलो,
इफ एक्स वाई एंड जेड आर द ऑब्जर्वेशन एंड द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज ओके, आपके पास एक्स वाई एंड जेड ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक। ओके, और इनका जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो आपको 50 गिवन है, फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है। चलो अच्छी बात है। ओके, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे हमको 30 एंड 40 गिवन है एक्स एंड जेड की, ठीक है। ओके, अब ये 30% में कमेंट हो गया 30/100 यानी कि 0.3 और 0.4, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है। ये देखो, इधर फ्रीक्वेंसी एंड इधर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्स की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.3 यहाँ पे गिवन है एंड जेड की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.4, ठीक, ये हो गया। चलो अच्छी बात है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं आपको। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इसके बेसिस पे हमें जवाब देना है, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपके पास 50 गिवन है, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओगे, आप यूज करोगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यूज करोगे, ठीक। तो देखो इन तीनों का सम आपके पास 50 है, मतलब ये टोटल है, टोटल आपके पास 50 गिवन है, ठीक है। अब देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास है 0.4, मैं नीचे वाला डेटा देख रहा हूँ, 0.4 गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं, ठीक है, जेड के लिए, और टोटल आपके पास 50 है। तो यहाँ से आप जेड की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, 50 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 20, तो जेड की फ्रीक्वेंसी 20 है, ठीक है। सिमिलर वे में मैं इसको एफ जेड कह दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। सेम वे में आप एफ एक्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप एफ एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे टोटल से यानी कि 50 से, तो आपके पास एफ एक्स निकल के आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 5 4 15, तो ये आपके पास 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 15 हो गया, राइट। तो आप इजीली आपके पास यहाँ पे निकल के आ जा रहा है। तो देखो आपका ये 22 वाला तो डायरेक्ट ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए थी एक्स एंड जेड की, तो एक्स और जेड को जोड़ने पे आपके पास 15 और 20 को जोड़ोगे तो ये आपका 35 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका तो करेक्ट हो गया, डायरेक्ट से निकल गया। अब हमसे यहाँ पे पूछा कि वाई की क्या होगी, अब आप खुद सोचो, टोटल आपके पास 50 है, 15 ये हो गया, 20 हो गया, तो रिमेनिंग कितना होगा, ठीक है। तो देखो वाई आप ऐसे निकाल सकते हो, टोटल 50 है, टोटल का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 50 होना चाहिए। आपका एक्स 15 है, वाई आपको पता नहीं, जेड आपके पास 20 है, इक्वल टू 50। अब यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, 50 माइनस 35, तो ये आपका हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। तो अगेन ये सारी चीज़ें आपको टेबुलर मैनर में करते जाओगे, तब प्रैक्टिस के साथ साथ आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अगला देखते हैं, अ ग्रोसरी शॉप हैज़ 4 डिफरेंट आइटम, ठीक है, 4 अलग अलग आइटम है और उनका मतलब टेबल वगैरह में गिवन है, ठीक है। और एक ये यहाँ पे हमको एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमको एक पाई चार्ट गिवन है, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको एक अलग पैटर्न यहाँ पे दे दिया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ऊपर निकालनी है। तो देखो आइटम ए के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज है 10%। अब 10% का मतलब क्या है, 0.1, 10/100 है इसका मतलब, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो ये आपको बस 0.1 गिवन है, ठीक है। चलो 0.1, सेम वे में आइटम 2 के लिए ये 20 लिखा हुआ है, 20% का मतलब हो गया 0.2 लिख लिया। आइटम 3 के लिए 30% यानी कि 0.3 एंड आइटम 4 के लिए 40% यानी कि 0.4। लो अब ये फ्रीक्वेंसी से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से सेम क्वेश्चन बनेगा, आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसका भी आंसर सही होगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेथड करके सारा लिख के बताना मुझे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी होगा वो मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। एंड मे बी अगले वीक के वीडियो में आपको शॉर्ट आउट भी मिल सकता है, ठीक है। चलो तो इसके साथ ही हमारे पास प्रैक्टिस असाइनमेंट 02 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं ग्रेडेड असाइनमेंट ऑफ वीक 2 की ओर, ठीक है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेडेड असाइनमेंट का सोल्यूशन देखने आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ सोल्यूशन देखना है तो उसको कोई फायदा नहीं है, आप भले ही अपने ग्रेडेड असाइनमेंट में स्कोर तो कर लोगे बट आपको ही सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। तो हमें गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, तो देख लेते हैं कौन सा इनमें से गलत स्टेटमेंट है। ये मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी, तो शेयर के लिए यहाँ पे बार चार्ट सबसे अप्रोप्रिएट होता है, ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि शेयर वगैरह की कहीं पे भी बात होती है तो वहाँ पे पाई चार्ट को हम प्रेफरेंस देते हैं, बार चार्ट को नहीं। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, मैं इसको डब्ल्यू लिखता हूँ कि रॉन्ग है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टोटल इंटू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करने पे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो क्या ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। तो हाँ मतलब फ्रीक्वेंसी आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी, ये तो सही लिखा है मतलब, है ना। ये आपका राइट है, मैं राइट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं, मीन कैन बी डिफाइंड फॉर द कैटेगोरिकल वेरिएबल का अलग, कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए मीन यहाँ पे डिफाइन नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है, ठीक है। फैक्चुअल बात आपको बतानी चाहिए।
मोड ऑफ द कैटेगोरिकल वेरिएबल इज द वाइडेस्ट स्लाइड। तो पाई चार्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा एरिया जो घेरता है वो हमारा मोड होता है। हाँ, ये राइट है। तो हमको तो कहा गया था इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, तो हमारे पास ए और सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए और सी को आप मार्क करके होगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए हमको एक ओके तो बोर्ड एग्जाम में तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके अंदर मार्क्स वगैरह ये लिखे हुए हैं कितने परसेंटेज है। अगर हमको कहा गया है कि जो एग्जाम है वो 500 मार्क्स का है, ठीक है। चलो, 5 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उसके बेसिस पे हमको पाई चार्ट दिया हुआ है और बोला गया है कि अगर एग्जाम 500 मार्क्स का तो आपको एग्रीगेट बताना है फिजिक्स, मैथ एंड बायो का। चलो देख लेते हैं। तो फिजिक्स, आपको फिजिक्स के लिए देख लेते हैं। फिजिक्स के लिए ब्लू वाला बॉक्स है, 35% लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप नहीं देख, ओके तो मैं लिख भी देता हूँ 35% आपके पास फिजिक्स के लिए। ओके, और मैथ और बायो भी लिख देता हूँ, मैथ एंड बायो, ठीक है। तो बायो के लिए आपके पास यहाँ पे 10% है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा येलो वाला है, ठीक है। तो ये मैं सेम कलर में कर देता हूँ, ये 10% है। एंड मैथ आपका यहाँ पे ग्रीन वाला है, ठीक है। तो 18% है, लो, ठीक। अब देखो, टोटल आपके पास 500 मार्क्स का, तो 500 का 35% कितना होगा। आप इसको सोल्व करोगे, काटा बीटिंग करोगे, आपके पास 175 निकल के आएगा। सेम वे में 18 का 35 मतलब 500 का 18% कितना होगा। तो देखो 500 का 18/100 करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 19। सेम वे में आप 500 का 10% करोगे तो ये तो आपको डायरेक्ट भी पता होगा कि 50% आ जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब होता है इनका सम, आप इन सबको ऐड करोगे, ये आएगा 350, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 315। चलो थर्ड ऑप्शन देखते हैं। तो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, द पाई चार्ट इज मिसलीडिंग टू सकता। अब इसी पाई चार्ट के बेसिस पे हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये क्या क्या ऑप्शन होता है। तो पाई चार्ट मिसलीडिंग है क्योंकि एरिया प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, नहीं। यहाँ पे सारा एरिया मतलब जितना, देखो 35 से बड़ा तो 35 का सबसे ज़्यादा एरिया दिया गया है, फिर 25 और सबसे कम 10 को दिया गया, तो मतलब सही है ये। मतलब पाई चार्ट है तो राउंड ऑफ एरर, तो राउंड ऑफ एरर मतलब इन सबको ऐड करने पे 100 नहीं आ रहा, तो आप इन सबको ऐड करके देखोगे तो ये 100 आएगा, तो इसका मतलब राउंड ऑफ एरर भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। द पाई चार्ट इज नॉट अ मिसलीडिंग ग्राफ। अगर ये सारी चीज़ें सही तो मिसलीडिंग ग्राफ नहीं है, सही ग्राफ। द स्लाइसेस ऑफ पाई चार्ट एड्स अप टू 100%। हाँ, इन सबको ऐड करने पे 100% आ रहा, आप करके देख भी सकते हो, ठीक है। तो सी और डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो यहाँ पे हमको एक टेबल गिवन है 200 क्रिकेट प्लेयर्स का, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि अकेडमी ए, बी एंड डी के लिए क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं। अगर हम टोटल हमारे पास 200 है, ठीक है, इतना हमें पता है। चलो टोटल 200 है, इतना हमें पता चल गया। अब अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 200 के बराबर आना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस डी प्लस 50 प्लस 75, ये हमारा आना चाहिए था 200। तो यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 200 में से। अगर हम ये जो 50 और 75 है इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड मतलब 200 में से 50 और 75 को माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू, ये भी है, ठीक है, 6 मत समझ लेना, ये आएगा 75, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, ये देखो ये इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। देखो हमें क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये की फ्रीक्वेंसी आ गई। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल, राइट। तो देखो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 75 आ गई और टोटल आपके पास 200 गिवन आई। तो आप इसको करोगे, आप कटिंग मतलब कटिंग करोगे या फिर आप इसको डिवाइड करोगे कैलकुलेटर के थ्रू, तो आपके आंसर आएगा 0.375, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.375 इसका आंसर होगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। यहाँ पे इस डेटा का मीडियन क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो इस मीडियन की बात करें तो यहाँ पे मीडियन डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। हम किस बेसिस पे मतलब किस बेसिस पे हम यहाँ पे कौन सी अकेडमी बेटर है कौन सी खराब है ये जज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मीडियन डिफाइन नहीं होगा। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो यहाँ पे मोड क्या होगा, तो देखो मोड आपका डेफिनेटली 75 यानी कि ई हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि यही मैक्सिमम है। सोचो ए बी और सी इन तीनों का सम 75 आ रहा है, राइट। ओके, इन तीनों का सम 75 है, मतलब ये 75 के बराबर तो होंगे नहीं, राइट। 75 के 3 हिस्से हुए ना, वो भले ही किस भी फॉर्म में हुआ। अब मान लो अगर इस फॉर्म में भी हुआ है कि 2 अकेडमी में एक एक है और जो रिमेनिंग है वो 73 है, तो भी तो ये 75 से कम ही आएगा ना, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे इस पूरे टेबल में ई की है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम मॉड कहते हैं, तो अकेडमी ई यहाँ पे हमारा मॉड हो जाएगा। चलो सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ प्लेयर जो खेलते हैं। तो यहाँ पे मतलब सबसे अच्छा ग्राफ कौन सा होगा जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन वगैरह की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप बार चार्ट को और मैंने कहा कि जहाँ जहाँ बार चार्ट यूज़ होगा वहाँ पे परेटो चार्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। तो डी ऑप्शन इसका एक्यूरेट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखते हैं। द डेटा ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट शेयरिंग द सेम रैंक इज कलेक्टेड, ठीक है। तो सेम रैंक के यहाँ पे डेटा कलेक्ट करा गया। आपको बताना कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है। तो 3 ग्राफ है, इनमें से एक सही है, आपको बताना कौन सा सही होगा। पहला ग्राफ गलत है क्योंकि ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो बेस लाइन एरर है यहाँ पे, ठीक है। बेस लाइन एरर है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओके। बी वाला ये सही है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और अच्छा गैप भी है यहाँ पे, सब सही है, कोई इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सी वाला भी यहाँ पे मतलब सही है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे बी वाला होगा, तो इसलिए हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कई बार आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल आंसर सही हो, बट जो ज़्यादा सही हो, जो ज़्यादा एक्यूरेट हो, आप उसको प्रेफरेंस दोगे, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैटेगोरिकल डेटा। तो कैटेगोरिकल डेटा के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है, तो वो देख लेते हैं। तो कैटेगोरिकल डेटा हैव मेजरमेंट यूनिट्स, नहीं, मेजरमेंट्स यूनिट नहीं होती हैं। कैटेगोरिकल डेटा कैन टेक न्यूमेरिकल वैल्यू बट नो मीनिंगफुल मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी डन, यस। कैटेगोरिकल डेटा में हम नंबर्स का यूज तो कर सकते हैं, बट उसमें आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, मतलब आप उसमें मीन मीडियन ये सब नहीं निकाल सकते, ये सिर्फ मोड के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। चलो, और एक ऑप्शन सही तो डेफिनेटली बाकी सब तो गलत होंगे, ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव नहीं होता नेचर में, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर से रिलेटेड, तो ये न्यूमेरिकल तो नहीं होता ना, ये कैटेगोरिकल का नाम में कैटेगरी है, तो ये क्वालिटेटिव होगा ना कि क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो आपके पास एक पाई चार्ट गिवन है, ठीक है। तो इसमें ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें मैंने अलग से दिख के भी दिखा दिया है। ये ए बी सी डी कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल आपके पास 80 स्टूडेंट है, ठीक है। 80 स्टूडेंट्स के यहाँ पे ग्रेड लिखे हुए हैं ABCD। तो कितने स्टूडेंट्स को बी ग्रेड मिला आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो 80 में से 80 आप में के स्टूडेंट है, तो 80 में से बी ग्रेड आया है यहाँ पे 32.5% बच्चों का। तो 32.5% कितने होंगे 80 में से? 80 के 32.5% कितने होंगे, आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 26, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 26। 11 देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु सिक्योर्ड एज सी ग्रेड टू द हु सिक्योर्ड ए। अच्छा, आपको मतलब C to A का रेशियो बताना है, ठीक है। कितने बच्चों का C आया और कितने बच्चों का A आया, उसका रेशियो हमें चाहिए। चलो लिख लेते हैं। तो देखो 80 में से C ग्रेड कितने बच्चों का आया था 22.5, तो 22.5 100 कौन में आप A कितने बच्चों का आया था 80 में से B ग्रेड आपका सॉरी A ग्रेड आपका आया था 25% का, तो 25 अपॉन 100 हो गया, राइट। के 25 अपॉन 100 हो गया, मैं इसको ऐसे लिख देना 25/100। अब देखो सीधे सीधे 80 से 80 कटा, 100 से 100 कटा, आपके पास बच गया है 22.5 अपॉन 25। आप इसको कट वगैरह करोगे ये आपके पास आएगा 0.9, तो 0.9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने ग्रेडेड असाइनमेंट भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि आपके ऑफिशियल बुकलेट के क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपको IIT मद्रास से बुक मिली है ना, PDF फॉर्म में, या फिर अगर आपने हार्ड कॉपी मंगाई तो उस फॉर्म में, तो वो वाले क्वेश्चन में हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। इफ एन एनालिस्ट वांट टू रिप्रेजेंट द रेवेन्यू ऑफ द वेरियस कंपनीज, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने ये वाला क्वेश्चन करा भी हुआ है, तो आपको इसको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो आप देखो अलग अलग कंपनी का आपको डेटा बताने, यहाँ पे कोई भी शेयर वगैरह की बात नहीं हो रही है, एरिया वगैरह की बात नहीं हो रही है, प्रोपोर्शन वगैरह की बात नहीं हो रही है, तो पाई चार्ट तो यूज़ नहीं होगा, राइट। तो पाई चार्ट वाला तो ऑप्शन ही हटा दो। बार चार्ट हम यूज़ कर सकते हैं, एक्स एक्सेस पे कुछ ले सकते हैं, वाई एक्सेस पे कुछ ले सकते हैं, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। आपने ये वाला क्वेश्चन करा भी था। बार चार्ट विद मिनिमम रेवेन्यू गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बेस लाइन होना चाहिए वो हमेशा 0 से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। चलो, मोड ऑफ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल इज, तो जो मोड होता है वो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपने करा हुआ है, तो मुझे पता नहीं था, बट ये शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो उतना बेटर रहेगा, ठीक है। एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आपने सारे क्वेश्चन करे हुए हैं। चलो, तो मोड क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ परेटो चार्ट। तो परेटो चार्ट आपको पता है, असेंडिंग ऑर्डर वाले परेटो चार्ट बताओगे छोटे से बड़ा, तो छोटे से जो बड़ा वाला परेटो चार्ट होता है उसमें जो मैक्सिमम वाला होता है, जो सबसे लास्ट वाला बार होता है, वो मतलब मोड को रिप्रेजेंट करता है, सही बात है। मिडल मोस्ट वाला नहीं करता, ये गलत है। लॉन्गेस्ट बार इन बार चार्ट, तो बार ग्राफ में जो सबसे लॉन्गेस्ट बार होता है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है मोड को, हाँ ये भी सही है, ओके। और ये भी सही होगा लास्ट वाला कि पाई चार्ट के अंदर जो सबसे बड़ा स्लाइस होता है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है मोड को, ये भी सही है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिपेंड फॉर बोथ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा। ये मैंने आपको बताया था कि मोड ही इकलौता ऐसा मेजरमेंट स्केल होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, जो कहीं ना कहीं
नॉमिनल वाले को यूज़ करता है, ठीक है। तो मोड यहाँ पे यूज़ होगा। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे हमको 2000 केसेस रिकॉर्ड करे गए थे कोविड-19 के 5 मई 2020 को। आपको यहाँ पे अलग-अलग दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि नागपुर का बताओ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नागपुर। तो नागपुर का आपको एक्स ही नहीं पता, तो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, कैसे निकालोगे? तो देखो, इस टेबल को हम अगले पेज पे पहले शिफ्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। अब देखो, अब हम पहले क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम इसमें सारे डेटा डालेंगे। तो देखो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसीज के बारे में कोई आइडिया नहीं, पहले हम फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे इन सब की, ठीक है। तो मैं ऐसे अपने टेबल पूरा कर देता हूँ, ठीक है। देखो, अब देखो आपके पास टोटल यहाँ पे लोग हैं 2000, ठीक है। अब देखो टोटल आपके पास 2000, ठीक। 0.35 मुंबई के हैं, ठीक है। तो देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 0.35, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, टोटल आपके पास 2000। तो फ्रीक्वेंसी आप मुंबई की निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो मुंबई की आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 700, ठीक है। तो ये आराम से आपके पास 700 आ गया। सेम वे में आप पुणे के लिए भी निकाल सकते हो। देखो, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पुणे आपके पास 0.20 है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, टोटल आपके पास 2000 है। तो पुणे की भी आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। आप ये करोगे आप जैसे आ जाएगा 400, ठीक है। एक्स वाले का में कोई आइडिया नहीं है, 0.25 वाले का यानी कि थाने का यूज़ करोगे डाटा तो वो आ जाएगा 500। सेम वे में आप नासिक का निकालोगे तो आ जाएगा 160। अब आपको पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो टोटल है, ये इन सबको ऐड करने पे आता है, ठीक है। अब आप इन सबको ऐड करोगे यानी कि 700 प्लस 400, इसको हम बोल देते हैं वाई बोल देते हैं, ठीक है। प्लस वाई प्लस 500 प्लस 160, ये आपका 2000 के इक्वल होना चाहिए था। तो अब इस इक्वेशन की हेल्प से आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो, वाई को आप एक तरफ रखोगे, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ लिख दोगे तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 760, यानी कि आपका जगह 240। तो आपके पास वाई की वैल्यू आ गई है 240। अब वाई एक बार आपका आ गया तो आप एक्स के लिए निकाल सकते हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करके। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे आपको निकालना ही है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 240 है एंड टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 2000 है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप डिवाइड वगैरह करोगे तो आपके पास निकल जाएगी 0.12, ठीक है। तो देखो कितने आराम से हमने सारे क्वेश्चन कर लिया है, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा दिमाग खुल के रहेगा, ठीक। तो 0.12 ये आ गया है। एंड पुणे में कितने केसेस आए थे, तो मतलब ये देख लिया था, पुणे वाला हमने निकाला था 400, तो 400, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने वीक के सारे क्वेश्चन, सारे पॉसिबल क्वेश्चन जो भी हो सकते थे हमने सारे कर लिए, ठीक है। तो अब ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया, आपने वीकली समरी देख ली सेकंड वीक की, तो आप सेकंड वीक के टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलो, सो अच्छा लग रहा होगा आपको, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन करें। अब कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि वो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं हमारी इस जर्नी में, ठीक है। तो QR कोड वगैरह वो मांग रहे थे कि अगर वो मनी डोनेट करना चाहे तो ये QR कोड है, आप इसको स्कैन करके अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो हमारी इस जर्नी में, तो आप इन अकॉर्डिंग जो भी मनी आपको समझ आता है वो आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप मनी डोनेट करोगे वो हम आपके लिए यूज़ करेंगे, आपके लिए माइक वगैरह और स्टूडियो वगैरह और ज़्यादा बेटर करने के लिए और ज़्यादा रिसोर्सेज को बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी है, ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं, हमारी जर्नी है, ठीक है। हम लोगों को साथ आगे बढ़ना है एंड साथ साथ बहुत ज़्यादा आगे जाना है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू हेल्प यू कैन, ठीक है। चलो, और बाकी आप वीकली समरी इंग्लिश की भी देख लेना, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड आप सारे टाइप के क्वेश्चन वगैरह सब कुछ कर पाओगे, सारे कंसेप्ट आप समझ पाओगे, ओके। एंड लास्ट में मैं ये कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को जिसने ज्वाइन नहीं करा है, अगर कर रखा तो वेल एंड गुड है, आपको पता होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे निकल के आती है सबसे पहले, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे जो PDF थे, नोट वगैरह थे, वो भी आपको वहीं मिलेंगे एंड जितने भी एक्सक्लूसिव इवेंट हैं सारे कुछ वहीं पे कंडक्ट हम करवाते हैं, जितने भी एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो सारा कुछ वहीं पे अवेलेबल होता है, नोट्स वगैरह। एंड अभी आगे तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, तो वो ज्वाइन करके रखो, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा, ठीक। बाकी आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत करते हैं ये सारे वीडियोस बनाने के लिए एंड अगर आपका थोड़ा सा प्यार मिल जाए, अगर आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट होता है एंड अच्छा फील होता है, ठीक है। बाकी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कोई भी तरह की समस्या हो, तो वो आप बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको हेल्प करना पसंद करूँगा। जो होमवर्क दिया है उसका सोल्यूशन भी आप मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो भी मेंशन करेगा उसको हम अगले वीडियो में शाउट आउट भी देंगे एंड साथ ही साथ पिन भी करेंगे कमेंट, ठीक है। सो यही मुझे बताना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।